गुड मॉर्निंग बंधु लोग, कैसे हो? तो क्या चल रहा है अभी लॉकडाउन में? पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो चलो आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में आज देखते हैं। बेसिकली फ्रिक्शन तो सबको पता ही होगा कि क्लैशेस जो होते हैं उसको फ्रिक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कोई फ्रिक्शन ना हो। पर आज जो हम फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो फिजिक्स का फ्रिक्शन है। 9th में एक टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, फ्रिक्शन। जब दो सरफेसेस आपस में मूव करते हैं तो उसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होती है, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और ऑब्वियसली आज मैंने बता दिया है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज जिसको कहते हैं वो रहेगा अपना, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। और एक और थोड़ी सी चीज कवर कर लेंगे कि जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्री फॉलिंग नहीं, मतलब कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे पुल करने के लिए, जस्ट वो अपनी वेट के कारण स्लाइड कर रही है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। तो मैं बहुत एक बेसिक एग्जांपल आपको सेलेक्ट करता हूँ, आपके घर से ही स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपके एग्जाम्स हो गए और एग्जाम्स होने के बाद में आपने डिसाइड किया कि ना अब पढ़ना तो नहीं है, कुछ भी कर लो भाई, पढ़ना नहीं है। आपने माँ बाप को भी बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है कि 1 महीने तक तो कुछ मत बोलना। माँ बाप ने भी सोचा कि चलो भाई 1 महीने तक छोड़ देते हैं, बहुत पढ़ा लिखा है बच्चे ने। 1 महीने बाद पापा ने बोला कि बेटा चल, महीने हो गए पूरे, बैठ जा पढ़ने। तो बस आपकी हो गई भौं यूं, ठीक है ना। एक फ्रिक्शन जनरेट हो गया कि आपने पढ़ने को कहा ना, अभी मैं चांस लेता हूँ कि नहीं पढ़ूंगा। पापा ने उस दिन ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, उस दिन का अगले दिन थोड़े से बोल्ड आवाज में बोला बेटा पढ़ाई करी कल भी नहीं करी। आप फिर से बोले अरे छोड़ो ना यार अभी करेंगे ना। तीसरा दिन पापा ने कहा कि डंडा उठाओ क्या। ये हो गए लिमिट। अब आपको लगा कि नहीं यहां से मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो आप हिले। एग्जैक्टली यही चीज होती है अपने फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन में क्या होता है, आप सिस्टम समझिए कि फ्रिक्शन में होता क्या है, और इसी से हम रिलेट करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट है मास। आपने इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया। जब आपने इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। आपके पापा ने आप पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, आपने अपोज कर दिया, ना हम तो ना पढ़ते, ठीक है। तो ये हिला नहीं, ये ऑब्जेक्ट हिला नहीं। जितना मैंने फॉरवर्ड पुश किया उतना ही बैकवर्ड पुश लग गया, तो ये हिला नहीं। अल्टीमेट जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स था वो कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया। यानी इस पॉइंट पर मेरा ये फोर्स और ये फोर्स क्या हुआ, बिल्कुल सेम हो गया। मैंने थोड़ा और पुश किया, इसने भी अपना फोर्स बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने और पुश किया, इसने भी अपना फोर्स बढ़ा दिया, हिल ही नहीं रहा। तो इस समय का जो ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, अभी चूंकि ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। इधर मैं अपना फोर्स ले लेता हूं और इधर मैं फ्रिक्शन फोर्स ले लेता हूं। एक सर्टेन पॉइंट तक मैं जैसे जैसे फोर्स बढ़ाता जाऊंगा ये भी वैसे वैसे फोर्स बढ़ाता जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा, ठीक है। अब मैंने एक्सट्रीम फोर्स लगा दिया, ये बियर नहीं कर पाया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हो गई मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बार मैंने दोनों सरफेस के बीच की लॉकिंग तोड़ दी। अब ये देखो लॉकिंग किस वजह से होती है। अगर आप सरफेसेस को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना तो बहुत इर्रेगुलर सरफेसेस रहते हैं, इर्रेगुलर। पहले वाली सरफेस भी इस तरीके से, दूसरी वाली सरफेस भी इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक लॉकिंग होती है, इस तरीके से लॉकिंग।
आप फोर्स लगाते हो ये लॉकिंग टूटने की कोशिश करती है, जब आप लिमिटिंग फोर्स लगाते हो तो ये जस्ट लॉक खुलती है, और एक बार लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गई, ये लॉक खुल गई, तो उसके बाद आपको फोर्स तो लगाना ही है, ठीक है, लेकिन अब आपको लिमिटिंग फोर्स नहीं लगाना। फिर ये एक बार लॉकिंग खुल गई तो आपका जो फोर्स लगेगा वो डाउन चला जाएगा, यानी कि एक बार ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो गया तो फिर मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, आप फोर्स बढ़ाते जाओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आपको पूरा ग्राफ समझ में आया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये वाली जो एरिया है इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में भी यही होता है, पापा ने फोर्स लगाया, आपने रेसिस्ट किया, लिमिटिंग हो गई, डंडा हाथ में आ चुका है, भाई आपकी लॉकिंग खुल गई, जो जड़त्व थी ना, आपकी इनर्शिया जो आपने इतने दिन से मेंटेन करके रखी थी, 1 महीने 2 महीने में स्टोर करके चौड़े हुए जा रहे थे, वो यहाँ पर ढीली पड़ गई, और एक बार आपकी लॉकिंग खुल गई तो उसके बाद से पापा को सिर्फ दिन में एक बार बोलना है, आज पढ़ाई करी, हाँ पापा, बेटा पढ़ाई करी, हाँ पापा, ठीक है। तो इसका मतलब आप काइनेटिक फ्रिक्शन के मोड में आ चुके हो, ठीक है, फ्रिक्शन क्लियर है आपको। तो अब हम यहां से चलते हैं, ये तो हो गई एक ओवरऑल व्यू जो आपने 9th में भी पढ़ी होगी, जो पिछले छोटे क्लासेस में आपने जो पढ़ी है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा F, देखो मास जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आपको फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चूंकि m की वजह से नीचे mg लग रहा है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्चुअली हम mg पर डिपेंड नहीं करता, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R, F इज इक्वल टू म्यू इंटू R। ये जो म्यू है कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस म्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन का म्यू टाइम्स होगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो हमने यहां पर देखा, समझ गए हीरो लोग, F इज इक्वल टू म्यू R। तो चलो अब इसको क्लीन करते हैं। दिस F इज इक्वल टू म्यू इंटू R। अब चूंकि यहां पर R जो है mg के बराबर है तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। इस केस में कह सकते हैं म्यू इंटू mg, हर केस में नहीं। अगर आप स्लाइडिंग का केस लेंगे तो आप देखना म्यू इंटू mg नहीं होता, म्यू इंटू mg इंटू कॉस थीटा हो जाता है। तो वो भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो F इज इक्वल टू म्यू R ये हो गया। अब हम फ्रिक्शन का तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही था कि फ्रिक्शन किस केस में अप्लाई होती है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है। अब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन R लग रही है और इधर फोर्स F लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स। तो जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स आएगी, रिजल्टेंट वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितनी एंगल बनाती है, ये थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितनी एंगल बनाती है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लेट्स सपोज इट्स थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। अब निकालो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर, tan थीटा इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट, आप नेमिंग कर लो O A B C। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस OA। इसका मतलब क्या हो गया, AB हो गया F अपॉन R। F क्या है, म्यू इंटू R अपॉन R। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। यहां से क्या निकला, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। थीटा को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर है। इसके बाद हम एक छोटा सा और टॉपिक पे आते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लेन को ऐसे उठाता जा रहा हूं, एंगल पे डालता जा रहा हूं, तो ये एंगल, मिनिमम एंगल क्या होगा, इसको फाई आप मान लो, ये मिनिमम एंगल क्या होगा कि ये स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर दे,
ये मिनिमम, व्हाट विल बी द मिनिमम एंगल, ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दे तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ स्लाइडिंग। समझ में आया एंगल ऑफ स्लाइडिंग? अब देखो हमें एंगल ऑफ स्लाइडिंग के लिए भी एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम खींचो, देखो किधर से क्या फोर्स लग रहा है, फिर हम देखेंगे tan cos tan p किधर करना, ठीक है। तो पहले तो आप फ्री बॉडी डायग्राम खींचो, डाउनवर्ड mg, क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन r परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर। ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, तो ये हो गई mg cos फाई, और इधर हो गया mg sin फाई, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा बच्चा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जब ये mg sin थीटा इधर आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कोई भी चीज खुद तो ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, तो हमें चढ़ाना पड़ेगा। और यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये खुद से स्लाइड करे, तो खुद से तो भाई नीचे ही स्लाइड करेगा। दुनिया का हर चीज कामचोर है, दुनिया का हर चीज, सिर्फ आप कामचोर नहीं हो। दुनिया में हर फिजिक्स में आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, वो हर चीज चाहता है कि मैं अपनी एनर्जी बचाऊं, तो ये भी चाहेगा ऑब्जेक्ट कि मैं हायर एनर्जी mgh, अगर h ऊपर है, से मैं लोअर एनर्जी पे आ जाऊं और अपने आप को संतुष्ट करके आराम की जिंदगी गुजारो। लेकिन हम है कि उसको ऊपर ठेलते रहते हैं, ऊपर पहुंचाते रहते हैं कि ना भाई एनर्जी हाई रखो, अपना टेम्पो हाई रखो, ठीक है। तो mg sin थीटा इधर हो गया। अब ये चूंकि नीचे आना चाहेगा, mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, ये नीचे आना चाहेगा, तो इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स जेनरेट हो जाएगा। तो हम एक्सप्रेशन क्या क्या लिख रहे हैं, जरा फटाफट लिखना। r इज इक्वल टू mg cos थीटा, थीटा नहीं फाई, और f इज इक्वल टू हो गया म्यू इंटू mg sin फाई। तो f अपॉन r इज इक्वल टू, हाँ जी, f अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी म्यू तो यहां नहीं रहेगा ना बेटा, म्यू तो यहां नहीं रहेगा, सिंपली f इज इक्वल टू mg sin थीटा, क्योंकि मैं लिमिटिंग की बात कर रहा हूं। जब लिमिटिंग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये भी जस्ट चलना स्टार्ट करने वाला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में लॉकिंग टूटने वाली है। तो f इज इक्वल टू mg sin फाई और r इज इक्वल टू mg cos फाई। तो f अपॉन r क्या हो जाएगा, mg sin फाई अपॉन mg cos फाई। f क्या हो गया, म्यू r अपॉन r इज इक्वल टू, ये तो कट गया, sin फाई अपॉन cos फाई, tan फाई। तो यहां से क्या हो गया, tan फाई इज इक्वल टू म्यू। इन दोनों चीजों से हम क्या देख रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई। इसका मतलब है जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी होगा। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशनशिप है। फिंगर टिप पे याद रखो, जितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ रिपोज भी होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन आपके सामने है, एक्सप्रेशन को अच्छे से देखो कि ये किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, क्लियर है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा लेकर के चलते हैं कि एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। जब ये चलना स्टार्ट कर दिया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर दिया, अभी लिमिटेड में नहीं है, चलना स्टार्ट कर चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है, वेलोसिटी आ चुका है, तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो उस केस में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकल रहा है, इसका मतलब mg sin फाई ज्यादा हो रहा है इस तरफ और फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin फाई माइनस f, क्लियर, इज इक्वल टू mg sin फाई माइनस म्यू इंटू r की जगह पे हमने लिख दिया mg cos फाई। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू a, m कॉमन निकालो आप, g sin फाई माइनस म्यू इंटू जी cos फाई, ये m कट गया, हो गया ना बड़ा मजेदार, बहुत इजीली हो गया। a इज इक्वल टू g sin फाई माइनस म्यू इंटू जी cos फाई, क्लियर हो गया ना, ठीक है। g sin फाई माइनस
म्यू इंटू जी कॉस फाई। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी अगर मैं लिमिट स्लाइड करने के लिए इसको अपने हिसाब से ही छोड़ दूं। क्लियर? अब चलो, अब मेरे को निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। हम एक फोर्स लगा के इसको इधर पुल कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट अब ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एस डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है। सपोज कीजिए ये फोर्स लगाने की वजह से एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो बहुत सिंपल है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ की वैल्यू क्या है आपकी, एफ इस इक्वेशन में हम एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिटिंग केस के लिए लिखते हैं हम, लिमिटिंग केस के लिए लिखेंगे एम जी साइन फाई प्लस एफ। एफ और एम जी साइन फाई वन एक ही डायरेक्शन में, तो ये हो गया एम जी साइन फाई प्लस म्यू इंटू एम जी कॉस फाई। इसका मतलब एम जी बाहर निकाल लो, साइन फाई प्लस म्यू कॉस फाई। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, एफ इंटू एस। इसका मतलब है कि एम जी एस साइन फाई प्लस म्यू इंटू कॉस फाई। तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा आज के टॉपिक से। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे साथ शेयर कीजिए। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। तो चलते हैं, आज के सेशन के बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लाएंगे, आईआईटी और नीट में पूछे हुए। कल के सेशन में कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल्स ही कवर करते हैं। तो चलिए, हैव अ गुड डे और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना आप, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।